गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर रविराज चौधरी आप सभी से रूबरू होने के लिए यहाँ एम स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार से आ गया हूँ। आप सभी मुझसे जुड़ते रहें। शीतल प्रजापति गुड इवनिंग, ममता सैनी गुड इवनिंग, बंटी जी गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं। कल हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया के बारे में, थोड़ी सी परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था। आज भी हम वही परिभाषा थोड़ी सी पीछे जाकर के देखेंगे, जिससे कि हम आगे जुड़ सकें कि हमने पहले क्या पढ़ा। मैंने पहले भी कल की क्लास में भी आपको कहा था कि पहले हम थोड़ा सा पहले का पढ़ाया हुआ रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप सब आगामी मेरी जो बातें हैं उनसे आप लगातार जुड़ सके। जी हाँ दोस्तों, सभी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी कीजिए, लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। अपने अब मित्रों को कहें जुड़ने के लिए, क्योंकि ठीक 4 बजे एम स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त रविराज चौधरी हिंदी के साथ हाजिर होता हूं, आपसे रूबरू होने के लिए, आपकी छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने के लिए। जी हाँ दोस्त, जुड़ते रहिए। देखिए, मैंने कल इसकी परिभाषा में आपको बताया। सबसे पहले पढ़ते हैं कल वाली परिभाषा। मैंने कल की परिभाषा में दोस्तों आप सभी को बताया कि वे वाक्य जिनमें कर्म प्रधान रूप से पाया जाता है, वे वाक्य जिनमें कर्म प्रधान रूप से पाया जाता है तथा वाक्य का संपूर्ण अर्थ कर्म पर निर्भर रहता है तथा वाक्य का संपूर्ण अर्थ कर्म पर निर्भर रहता है। ऐसे वाक्यों से या इन वाक्यों से यदि कर्म का लोप कर दिया जाए, ऐसे वाक्यों से यदि कर्म का लोप कर दिया जाए तो या तो वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो जाएगा, या फिर वाक्य ही अपूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्रिया पूर्ण सकर्मक होती है। ऐसी स्थिति में क्रिया पूर्ण सकर्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, साक्षी शर्मा गुड इवनिंग, रिंकू जी गुड इवनिंग, विकास विराट जी प्रणाम। देखिए, मैंने कल आपको बताया सकर्मक में, कल हम पूर्ण सकर्मक पढ़ रहे थे। साक्षी शर्मा जी, आप ये जो बैच चल रहा है, ये हाई कोर्ट 4th ग्रेड का बैच चल रहा है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। इससे आगे और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, और मैं बता दूं इससे आगे कुछ होता भी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और निश्चिंत होकर के जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप उसे पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें। आपकी कहीं पर भी कोई भी क्वेरीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें, मैं उसका हैंड टू हैंड उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, भानु प्रताप जी गुड इवनिंग जी। देखिए, मैंने कल सकर्मक में आपको पूर्ण सकर्मक की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि इस क्रिया के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है। ऐसे वाक्यों का संपूर्ण अर्थ किस पर निर्भर रहता है दोस्तों? कर्म पर निर्भर रहता है। अगर इन वाक्यों में से कर्म का लोप कर दिया जाए तो या तो वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो जाएगा या फिर वाक्य ही अपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं किस तरीके की क्या बात कर रहा था। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आप बात कर रहे थे ऊपर
अभी तो आप बात कर रहे थे ऊपर पूर्ण सकर्मक क्रिया की, और सर आप परिभाषा में जिक्र कर रहे हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया का। भानु प्रताप जी खुश रहो भैया। हाँ जी, मैं बात कर रहा था, एक बार दोबारा अपनी बात पे आता हूं। मैंने कहा कि इस क्रिया में कर्म प्रधान होता है। वाक्य का संपूर्ण अर्थ किस पर निर्भर होता है? कर्म पर निर्भर होता है। अब मैंने इसमें एक लाइन लिखी है कि यदि इन वाक्यों में से कर्म का लोप कर दिया जाए दोस्तों, तो होता क्या है, या तो वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो जाता है या फिर वाक्य ही अपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों देखिए देखिए इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है और कैसे वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो जाता है और कैसे वाक्य ही अपूर्ण हो जाता है। देखिए जैसे एक उदाहरण है दोस्तों, जैसे एक उदाहरण है, गाय दूध देती है। जैसे एक उदाहरण है, गाय दूध देती है। देखिए समझना, मैंने बात कही है आपसे कि इन क्रिया के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है और संपूर्ण अर्थ वाक्य का किस पर निर्भर होता है? कर्म पर निर्भर होता है। देखिए दोस्तों, इसमें गाय दूध देती है, इसका मतलब गाय किसको देती है? दूध को देती है। दोस्तों एक बार आप नीरज नामा जी, हिंदी इतनी हार्ड क्यों है? दोस्त हिंदी इतनी हार्ड नहीं है, केवल और केवल आपके समझने का अंतर है। और अब आप चूंकि मेरे से जुड़ चुके हो, एम स्टडी चैनल से जुड़ चुके हो, तो आपके लिए तो ये बात हो ही नहीं सकती कि आपके लिए हिंदी हार्ड हो। आप बस थोड़ा सा अपना संयम बनाए रखें और लगातार मेरे साथ जुड़ते रहें, मेरे द्वारा कही हुई बातों को सुनते रहें, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहें। आपके लिए हिंदी बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ जी, देखिए अब आप कमेंट्स ये गुड इवनिंग छोड़ करके और यहाँ पर विषय वस्तु से संबंधित कमेंट्स कीजिए। मैंने बताया जैसे कि गाय दूध देती है। दोस्तों संपूर्ण अर्थ किस पर डिपेंड हो रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है? दूध पर, यानी कर्म पर। मैंने एक लाइन लिखी कि ऐसे वाक्य, ये संपूर्ण वाक्य का पूरा अर्थ जो होता है वो किस पर निर्भर होता है दोस्तों? कर्म पर निर्भर होता है। यदि ऐसे वाक्यों से मैं कर्म का लोप कर दूं, तो मैंने दो कंडीशन लिखी है कि या तो वाक्य ही अपूर्ण हो जाएगा और या फिर वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। देखो एक उदाहरण जो मैंने आपको अकर्मक क्रिया को समझाते समय दिया था, वो उदाहरण एक बार मैं आपको दोबारा से देता हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, राम आम खाता है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर मैं इसमें से कर्म का लोप कर दूं, जैसे मैंने इसमें से हटा दिया राम खाता है, तो वही जो लाइन जो मैंने अपनी परिभाषा में लिखी है, वही लाइन जो मैंने अपनी परिभाषा में लिखी है, वही परिभाषा को की पूर्ति करने के लिए ये वाक्य है कि राम आम खाता है। यानी वाक्य का संपूर्ण अर्थ किस पर निर्भर कर रहा है? कर्म पर। और अगर मैं इसमें से कर्म का लोप कर दूं तो वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो गया। आप देख लो, राम खाता है कौन सी क्रिया का वाक्य हो गया? पूर्ण अकर्मक क्रिया का। और अगर मैं इसमें से आम को इसमें जोड़ देता हूं, कहने का मतलब कर्म को इसमें जोड़ देता हूं, तो यही वाक्य पूर्ण सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए, यही वाक्य किसका हो गया? पूर्ण सकर्मक क्रिया का हो गया। दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। जैसे कि और मैं अगर इसमें उदाहरण दूं, जैसे बालक दूध पी रहा है, बालक दूध पी रहा है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए सब, राम ने रावण को मारा इसमें, और गाय दूध देती है, राम आम खाता है, बालक दूध पी रहा है, राम ने रावण को मारा। ये सभी जितने भी वाक्य मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, इन सभी वाक्यों में कर्म प्रधान है। चूंकि इन सभी वाक्यों का अर्थ किस पर निर्भर है? कर्म पर निर्भर है। जी विकास रावत जी, विकास विराट जी, आपने अभी कमेंट्स किया बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वाक्य में अकर्मक क्रिया है ना गुरुवर। देखिए भैया,
इसमें दो कंडीशन होती हैं। आपको अगर मैं बात करूं, अगर इसमें पढ़ाई के नीचे आपको अंडरलाइन मिले तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी भैया। अब वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो मैं आपको अभी कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखाऊंगा, ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में, पिछली बार पटवारी 2011 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें आपको लाइन नहीं दी हुई थी, केवल एक शब्द दिया हुआ था और उस शब्द के माध्यम से ही आपको उसमें क्रिया की पहचान करनी थी। तो इसलिए वो शब्द आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है और कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है फिर विकास जी, अभी आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि वे वाक्य जिनमें कर्म प्रधान रूप से पाया जाता है तथा वाक्य का संपूर्ण अर्थ किस पर निर्भर रहता है दोस्तों, कर्म पर निर्भर रहता है। अगर ऐसे वाक्यों में से कर्म का लोप कर दिया जाए तो या तो वाक्य पूर्ण अकर्मक क्रिया का हो जाएगा या फिर वाक्य ही अपूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन वाक्यों में जो क्रिया होती है दोस्तों उसको पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी सकर्मक क्रिया के दूसरे भेद में जो क्रिया का भेद आता है वो भेद है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए, अपूर्ण सकर्मक क्रिया मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में दोस्तों कोई अंतर नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, क्या होता है वो देखिए एक बार। आगे जो भेद है इसका क्रिया का वह है दोस्तों अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो इसके लिए दोस्तों मैं केवल और केवल एक ही लाइन लिखूंगा। जी नरेंद्र गुर्जर जी गुड इवनिंग, राजेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग भैया, आप आए जुड़े। अब देखें आगे, मैं इसके लिए आपको एक ही चीज लिखूंगा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो परिभाषा वही होगी दोस्तों जो मैं किसमें लिख चुका हूं आपको, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में। इसलिए मैं एक नोट डाल देता हूं, नोट, जो वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया के होंगे, जो वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया के होंगे जो वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया के होंगे वही वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होंगे, वही वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होंगे। अब देखिए कैसे होंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं अपूर्ण सकर्मक क्रिया, या पहले लिखें अपूर्ण अकर्मक क्रिया, नीचे लिख दो अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्योंकि जिस दिन फर्स्ट क्लास में मैंने दोस्तों आपको जो डायग्राम बना के बताया था उसमें बताया था कि पूर्ण अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों, पूर्ण सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों, और अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कोई अंतर नहीं होता। अब वो कैसे नहीं होता वो देखिए। जैसे जो ना पूर्ण अकर्मक हो, जो ना पूर्ण सकर्मक हो, और लास्ट में वही जो ना पूर्ण अकर्मक हो। देखिए दोस्तों इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा अपूर्ण अकर्मक क्रिया और इधर अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो ना पूर्ण अकर्मक हो,
क्योंकि अगर वो पूर्ण अकर्मक होगी तो वही क्रिया अकर्मक होगी। और दूसरी बात, जो ना पूर्ण सकर्मक हो, समझने की कोशिश करना। अपूर्ण अकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ना पूर्ण अकर्मक हो और ना पूर्ण सकर्मक हो। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया का क्या मतलब हुआ, जो ना पूर्ण सकर्मक हो और जो ना ही पूर्ण अकर्मक हो। कहने का मतलब अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया की दोनों की एक ही परिभाषा है दोस्तों। जो वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया के होते हैं वही वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं दोस्तों। अगर आप इस उलझन में हो कि सर अपूर्ण अकर्मक क्रिया का वाक्य दिया गया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया के वाक्य में हमको अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक दोनों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये भूल बिल्कुल भी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता है कि जो वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया के होते हैं वही वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप इसमें बिल्कुल भी तनाव ना लें, और एक बार आप भी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि मैंने लिखाया कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कि जो वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया के होते हैं दोस्तों वही वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं, क्योंकि अपूर्ण अकर्मक वह होती है जो ना पूर्ण अकर्मक हो और ना ही पूर्ण सकर्मक हो दोस्तों। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में भी वही होता है कि जो ना पूर्ण सकर्मक हो और ना ही पूर्ण अकर्मक हो दोस्तों। आगे चलते हैं। एक क्रिया आती है दोस्तों सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। देखिए द्विकर्मक क्रिया, अब देखो वो कैसे होती है और उसका क्या सिस्टम होता है। सकर्मक द्विकर्मक क्रिया, देखिए दोस्तों होता क्या है जी, बच्चे कक्षा में बिल्कुल सकर्मक क्रिया है भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी, सकर्मक क्रिया है। देखिए अब कैसे, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया क्या होती है कि ऐसे वाक्य, देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, वे वाक्य जिनमें दो कर्मों का होना पाया जाता हो। सकर्मक द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि वे वाक्य जिनमें दो कर्मों का होना पाया जाता हो, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के वाक्य कहलाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिखाया कि वे वाक्य जिनमें दो कर्मों का होना पाया जाता हो, ऐसे वाक्य सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के वाक्य कहलाते हैं। राहुल फौजदार जी गुड इवनिंग भैया, ऐसे ही बने रहें, अपने साथियों को भी कहें लगातार जुड़ने के लिए। देखिए जैसे इस क्रिया के वाक्यों में क्या होगा, जैसे हाँ गुड इवनिंग जी लखन गुर्जर साहब गुड इवनिंग। जैसे मैं छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा हूं, मैं छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा हूं। देखिए इसमें दो कर्मों का होना पाया जाएगा दोस्तों। जैसे पहला कर्म छात्रों को, दूसरा कर्म व्याकरण, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण में मैं लिखूंगा राम गोपाल गांव जाएगा और घी लेकर आएगा। एक उदाहरण लिखा है मैंने दोस्तों, राम गोपाल गांव जाएगा और घी लेकर आएगा। तो एक बार आप सब अपने अपने कमेंट सेक्शन में जाएं और इसमें मुझे दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दो कर्म मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। आप सभी से अनुरोध है आप अपने अपने कमेंट सेक्शन में जाएं और एक बार इसमें जो दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं वो दो कर्म मुझे कमेंट्स करके बताएं कि राम गोपाल गांव जाएगा और घी लेकर आएगा, इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं।
जी बिल्कुल। लखन गुर्जर जी, राहुल फौजदार जी, राजेंद्र सिंह धाका जी, बिल्कुल। भानु प्रताप जी, बिल्कुल, वेरी गुड। मंजी जी, आपने दो मुझे जो कर्म बताए, बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसमें जो दो कर्म हैं वो दो कर्म हैं, एक तो कहां जाएगा, गांव को जाएगा, और किसको लेकर आएगा, घी को लेकर आएगा, कर्म का। बिल्कुल भानु प्रताप जी, बिल्कुल, गांव और घी, ये दोनों ही इसके कर्म हैं दोस्तों। जैसे अगला मैं लिखूं, अगले में आप तुरंत अपने कमेंट सेक्शन को खोल के तैयार रखेंगे और तुरंत मुझे दोनों कर्मों को बताएंगे कि इसमें कौन कौन से दो कर्म हैं। जैसे दानी गरीबों को दान दिया करते हैं। जी हाँ, कमेंट्स करके बताइए। बिल्कुल बंटी मीणा जी, बहुत अच्छा, गांव और घी। हाँ जी, दानी गरीबों को दान दिया करते हैं, इसमें कौन सा कर्म होगा। बिल्कुल, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ हूं यहां। रचना कुमारी मीणा जी, अगला वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दें। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बफरिंग, आप अपने थोड़ा सा जो पिक्चर क्वालिटी है उसको ठीक करें, बफरिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। हाँ जी, दानी गरीबों को दान दिया करते हैं, इसमें जो दो आपको कर्म दिखाई दे रहे हैं वो दोनों कर्मों को प्लीज आप बताइए मुझे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भानु प्रताप चौधरी, गरीब एंड दान, इसके दोनों जो कर्म होंगे दोस्तों, वो एक उत्तर आया है मेरे पास, गरीब और दान। और भी बंटी मीणा जी, गरीब और दान, बिल्कुल बिल्कुल। रामधन चौधरी, गुड इवनिंग जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, बिल्कुल। विकास जी, बिल्कुल सही, गरीबों को दान को दिया करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो दोस्तों, एक छोटा सा नोट आप लोग लिखेंगे, समझेंगे नोट को। मैं अभी आपके सामने उस नोट को लिख रहा हूं कि वो नोट कहता क्या है। देखिए सर, एक नोट है, उस नोट को आप समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लखन गुर्जर जी, दान और गरीब, गुड इवनिंग विष्णु जी। देखिए सर, गुड इवनिंग प्रधान जी, आप अब आइए अपने विषय वस्तु पर थोड़ा सा आइए। मैं नोट लिख रहा हूं, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत उन वाक्यों को, उन उन वाक्यों को भी उन वाक्यों को भी उन वाक्यों को भी शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिनमें जिनमें एक कर्म तो प्रत्यक्ष होता है, जिनमें एक कर्म तो प्रत्यक्ष होता है, जिनमें एक कर्म तो प्रत्यक्ष होता है एवं दूसरे कर्म के रूप में, एवं दूसरे कर्म के रूप में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी लिखाया एक नोट, नोट में मैंने लिखा कि सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दोस्तों उन वाक्यों को भी शामिल किया जाता है जिनमें एक कर्म तो प्रत्यक्ष होता है एवं दूसरे कर्म के रूप में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, वो प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो मैं आपको अभी अभी बता देता हूं। जैसे जैसे राम हवाई जहाज से लंदन गया है,
राम हवाई जहाज से लंदन गया है। पहला वाक्य, राम हवाई जहाज से लंदन गया है। दूसरा, रमा चाकू से फल काट रही है। रमा चाकू से फल काट रही है। दोस्तों ये दोनों ही प्रकार के जो वाक्य हैं, जैसे और भी इसमें, जैसे अगला मैं वाक्य लिखूं तो जैसे मोहन डंडे से मोहन डंडे से कुत्ते को पीट रहा है। मोहन डंडे से कुत्ते को पीट रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको नोट में लिखाया, नहीं प्रधान जाट जी गुड इवनिंग, आज फर्स्ट क्लास नहीं है, आज हमारी तीसरी क्लास है। देखिए मैंने आपको नोट लिखाया कि सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत उन वाक्यों को भी शामिल किया जाता है दोस्तों जिनमें एक कर्म तो प्रत्यक्ष होता है एवं दूसरे कर्म के रूप में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सकर्मक द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा पहले क्या थी कि वे वाक्य जिनमें दो कर्मों का होना पाया जाता है दोस्तों उन्हें सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के वाक्य कहते हैं। लेकिन आगे अगर बात करें तो सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दोस्तों उन वाक्यों को भी शामिल किया जाता है जिनमें एक कर्म तो प्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन दूसरे कर्म के रूप में होता क्या है, दूसरे कर्म के रूप में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे राम हवाई जहाज से लंदन गया है या फिर राम चाकू से फल काट रही है। तो पहले तो दोस्तों यहां पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है से, और अगला कर्म का प्रयोग हुआ है। यहां कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आगे कर्म का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहां कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यहां कर्म का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो जहां पर कारक चिन्ह और एक कर्म, यानी एक कोई कारक चिन्ह या एक कोई कर्म आपको एक साथ मिले तो दोस्तों वहां पर उस क्रिया का जो नाम होगा वह क्रिया है सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए मैं आपको इसकी छोटी सी पहचान बता देता हूं कि आप शॉर्ट रूप से इसको किस प्रकार से पहचान में ला सकते हो। देखिए देखिए दोस्तों, इसकी पहचान के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी अकर्मक, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक की पहचान के लिए जो छोटे छोटे से वो एक सूत्र टाइप में बता करके मैंने आपको बताए थे, ठीक उसी प्रकार आप यहां पर भी इन्हें उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले पहचान संख्या 1, पहचान। अब देखिए पहचान नंबर 1 क्या कहती है कि किसी भी वाक्य में एक कर्ता हो, एक कर्म हो प्लस क्रिया हो। समझने की कोशिश करना दोस्तों, किसी भी वाक्य की पहचान एक कर्ता हो, कर्ता के बाद एक कर्म हो और कर्म के बाद क्रिया हो, उसे सकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, पहचान मैंने बताई पूर्ण सकर्मक या सकर्मक क्रिया की क्या, कि एक कर्ता हो, कर्ता के बाद एक कर्म हो और कर्म के बाद एक क्रिया हो। कर्ता प्लस एक कर्म प्लस क्रिया जहां पर भी मिलती है आपको दोस्तों, उस वो जो क्रिया होती है उसको सकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे मैं अगर अगली उसकी पहचान की बात करूं, पहचान संख्या 2, कर्ता, बिल्कुल ध्यान देना सभी, कर्ता प्लस दो कर्म प्लस क्रिया। जहां पर कर्ता के बाद दो कर्म आए और दो कर्म के बाद में क्रिया हो, वहां पर उसे सकर्मक द्विकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, ये दूसरी पहचान हुई। अगर हम तीसरी पहचान इसकी ध्यान में रखें, पहचान संख्या 3,
पहचान संख्या 3, अनिल प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर, कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य कारक चिन्ह का प्रयोग, अन्य कारक चिन्ह का प्रयोग, अन्य कारक चिन्ह का प्रयोग प्लस क्रिया बराबर, देखिए दोस्तों, अपूर्ण अकर्मक क्रिया या फिर अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग प्लस क्रिया बराबर अपूर्ण अकर्मक क्रिया या अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगर हम पहचान की बात करें, अगली पहचान की, हाँ जी, तो इसकी पहचान संख्या 4, पहचान संख्या 4 में क्या होगा, कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर, कर्म कारक को छोड़कर अन्य कारक चिन्ह का प्रयोग, अन्य कारक चिन्ह का प्रयोग प्लस एक कर्म प्लस क्रिया बराबर सकर्मक द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। जी हां दोस्तों, अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको यहां पर 4 पहचान बताई है दोस्तों। 4 पहचान में सबसे पहले मैंने जो पहचान लिखी है वह है कर्ता प्लस एक कर्म प्लस क्रिया बराबर सकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया। आप इसका ध्यान देंगे। कर्ता प्लस 2 कर्म प्लस क्रिया, या किसी भी वाक्य में एक साथ 2 कर्मों का प्रयोग हो रहा है, कर्ता के बाद 2 कर्मों का प्रयोग हो रहा है सॉरी, बाद में क्रिया का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में सकर्मक द्विकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। और अगर आगे मैं बात करूं तो कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो और अन्य कारक चिन्हों की प्रयोग के बाद तुरंत ही उसमें क्रिया का प्रयोग आपको देखने को मिले, तो वहां पर अपूर्ण अकर्मक या अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। नंदराम जी, कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं लग रही है? ये एक्चुअली क्या है, क्लास नहीं हुई है कंप्यूटर की क्लास रोज होती है, किसी कारण बस आज क्लास नहीं लग पाई है। आप बिल्कुल भी तनाव ना लें, नियत समय पर क्लास होगी। जो हमारी फैकल्टी हैं उनकी आज तबीयत खराब थी जिसके कारण क्लास नहीं हो पाई। बिल्कुल सभी लोग कंप्यूटर के संबंध में जो बात कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बार यह सूचना दे रहा हूं, आज जो कंप्यूटर की क्लास नहीं हुई है वो सर की वजह से नहीं हुई, कल से रेगुलर क्लास होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक उदाहरण लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे इनकी पहचान को मैं एक बार समझा देता हूं, उसके बाद में उदाहरण लिखूंगा, तो एक बार समझिए। तो कर्ता प्लस एक कर्म प्लस क्रिया मिलेगी जब तो होगा सकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य दोस्तों। कर्ता के साथ 2 कर्म प्लस क्रिया मिलेगी तो वही होगा सकर्मक द्विकर्मक क्रिया का वाक्य दोस्तों। अगर पहचान संख्या 3 की मैं बात करूं तो कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग अगर देखने को मिलता है दोस्तों, तो वह क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया या अपूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है दोस्तों। और कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग प्लस एक कर्म प्लस क्रिया, ध्यान रखना है इस चीज को। आप यहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पहचान संख्या 3 और पहचान संख्या 4 में केवल और केवल यही अंतर है कि पहचान संख्या 3 में कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है दोस्तों और पहचान संख्या 4 में कर्म का प्रयोग हो रहा है। इसलिए आप पूर्णतः ध्यान से इस बात को सुन लें कि पहचान संख्या 3 के अनुसार कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और उसके बाद में अगर जस्ट तुरंत बाद में क्रिया आती है तो अपूर्ण अकर्मक या अपूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है दोस्तों। और अगर कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह के प्रयोग के बाद एक कर्म आ जाए और एक कर्म के बाद में क्रिया आए दोस्तों, तो वह वाक्य सकर्मक द्विकर्मक क्रिया का होगा। अब देखिए कैसे,
जैसे अभी मुझे एक कमेंट्स आया कि सर इसके साथ एक एक उदाहरण भी लिखो, तो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पहले का उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं, पहली पहचान का, राम आम खाता है। ठीक है दोस्तों, पहले का जो उदाहरण है वो मैं आपको लिख रहा हूं, राम आम खाता है, जिसमें कर्ता है, एक कर्म है प्लस क्रिया है। अब देखिए दूसरा जो उदाहरण मैंने आपको लिखाया था उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं। जैसे दानी गरीबों को दान दिया करते हैं। दानी गरीबों को दान दिया करते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों पहचान मैंने बताई है। अब ऐसे ही मैं और भी आपको आगे बता रहा हूं, आप उस पर ध्यान देंगे। हाँ जी, दानी गरीबों को दान दिया करते हैं, पहचान संख्या 3 थी, उसका मैं आपको वाक्य बताता हूं। जैसे देखिए पहचान संख्या 3 का वाक्य, मोहन मोहन फुटबॉल से मोहन फुटबॉल से खेलता है। मोहन फुटबॉल से खेलता है। अब पहचान संख्या 4 का अगर मैं आपको वाक्य बताऊं, तो पहचान संख्या 4 का वाक्य अभी मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, आप सब ध्यान देंगे। पहचान संख्या 4 में क्या होगा, कर्ता होगा, कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, प्लस एक कर्म होगा और दोस्तों क्रिया होगी। जैसे थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ, एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें। पहचान संख्या 1 के अनुसार कर्ता प्लस एक कर्म प्लस क्रिया का वाक्य हुआ, राम आम खाता है। पहचान संख्या 2 के अनुसार पहचान संख्या 2 के अनुसार कर्ता प्लस दो कर्म प्लस क्रिया, उसका वाक्य हुआ, दानी गरीबों को दान दिया करते हैं। दोस्तों पहचान संख्या 3 का वाक्य है, कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य कारक चिन्ह का प्रयोग प्लस क्रिया, उसको अपूर्ण अकर्मक अपूर्ण सकर्मक क्रिया, उसके लिए मैंने वाक्य लिखा है, मोहन फुटबॉल से खेलता है दोस्तों। और पहचान संख्या 4 थी कि कर्ता प्लस कर्म कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग प्लस एक कर्म प्लस क्रिया बराबर सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। और इसका उदाहरण मैंने दिया था, थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है। बिल्कुल भानु प्रताप जी स्क्रीनशॉट लेने दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लें। जी हां दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। और आगे की मैं कुछ आपको शब्द लिखा रहा हूं, वो शब्द को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में ऐसे रट लेंगे। वो शब्द अगर कहीं पर भी आपको सकर्मक या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कहीं पर भी पूछे जाएं, तो उन शब्दों से आप अनुमान लगा लेंगे कि ये शब्द सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं या ये शब्द अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ शब्द मैं आपको लिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी हम शब्द लिखेंगे, उन शब्दों से हम पता लगाएंगे कि कौन सा शब्द कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है। वो शब्द जैसे होंगे उनको ऐसे के ऐसे ही हम लोग प्रयोग में लाएंगे, और वो ऐसे के ऐसे ही प्रश्न उठ करके उनमें से आता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जी हां दोस्तों, अब सकर्मक क्रिया के कौन कौन से शब्द हैं जिनको कि हमें समझना है। खाना, पीना, लिखना, पढ़ना। ध्यान देंगे दोस्तों, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, धोना, पीटना। खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, धोना, पीटना आदि। ये वो शब्द हैं दोस्तों
जो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। यहां पर ये वही शब्द हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल भानु प्रताप जी, यही होते हैं जी। आगे चलते हैं। रोना, सोना, दौड़ना, भागना, जी बिल्कुल। गुड इवनिंग हीरालाल जी। हाँ जी, तो मैं अकर्मक क्रिया की बात कर रहा था। रोना, सोना, दौड़ना, भागना, कूदना, कूदना, और एक वर्ड आता है हंसना आदि। देखिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड होते हैं जिनका अधिकतर एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो वर्ड होते हैं उनमें जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, धोना, पीटना आदि। और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो वर्ड होते हैं वो रोना, सोना, दौड़ना, भागना, कूदना, हंसना आदि। ये कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको एक उदाहरण दे दिया जाता है और एक कोई शब्द लिख करके, जैसे इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रश्न आता है, आप सभी अपने अपने कमेंट सेक्शन में तैयार रहें। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, उस प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों आप सभी तैयार रहें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मैं प्रश्न लिख रहा हूं, निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे खाना, पीना, लिखना, हंसना। जी, आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। आपका एक प्रश्न है, उस प्रश्न में मैंने लिखा निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। आप लोग मुझे उत्तर देंगे, जिसमें मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया है खाना, दूसरा दिया है पीना, तीसरा लिखना और चौथा है हंसना। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सकर्मक क्रिया का नहीं है? दोस्तों जल्दी से आप मुझे उत्तर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल मंजे जी 4, बिल्कुल हंसना, वेरी गुड। और कोई? बिल्कुल बिल्कुल विकास विराट जी हंसना, चंद्र प्रकाश जी बिल्कुल हंसना, शीतल जी बिल्कुल डी हंसना, वेरी गुड। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी यहां पर जो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद थे, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। लखन जी बिल्कुल बिल्कुल, लखन जी, शीतल प्रजापति बिल्कुल हंसना। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्चुअली क्या है, मैं आपको अर्थ के आधार पर जो क्रिया के भेद थे अकर्मक और सकर्मक, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब कल जो अपनी क्लास होगी, कल की क्लास में हम आपके जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद थे उनको कराएंगे। और कल मैं सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो मैं बना करके लेके आऊंगा, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा और आप उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तुरंत तैयार रहिएगा। एक बार फिर नए उत्साह और नई ताजगी के साथ मिलते हैं आपसे कल 4 से 5 ऑन एम स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप जी भर के लाइक करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि 4 से 5 जुड़ें। एक नई आशा और नई ताजगी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।